नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा के लिए अब आपका जो पहला खंड है जहां पे संविधान और लीगल एस्पेक्ट्स लिए जाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स, उसके तहत सिलेबस में कुछ संविधान से रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उन डॉक्ट्रिन्स की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आपके लिए लाभदायी हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ से आपके परीक्षा में भी प्रश्न आए। तो इसमें से अगर पहली चर्चा करें हम, जो संविधान से संबंधित डॉक्ट्रिन है, तो उसमें पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी जो है वो रिलेटेड है आपका आर्टिकल 13(1) से, और इसे हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी से मतलब यह है कि किसी विधि का उतना भाग जो संविधान के मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करता है, उतना भाग खारिज हो जाएगा। परंतु अगर उतने भाग को खारिज करने से संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, तो पूरी विधि खारिज हो जाएगी। मतलब कोई ऐसी विधि जो आपके ओवरलैप कर रही है फंडामेंटल राइट को, तो उतनी विधि अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो उतनी खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पूरी विधि ही ओवरलैप कर रही है, पूरा विधि का ही स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, तो पूरी की पूरी विधि खारिज हो जाएगी। ये कहता है आपका क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। और इसके लिए जो केस है, इससे संबंधित जो केस है वो है आपका ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1950। ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950। तो ये आपका पहला हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है साथियों, वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13(2) यानी कि 13(2). डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 13(2). 13(2) डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को ही कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। मतलब जिस तरह से जैसे चंद्र ग्रहण लग जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रहण मतलब, ग्रहण का मतलब है कि कोई विधि है उसके ऊपर ये आ जाना, सामने आ जाना, वही है ग्रहण का सिद्धांत। और इससे जो रिलेटेड केस है आपका इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में, वो है आपका भीखाजी वर्सेज स्टेट ऑफ MP। भीखाजी वर्सेज स्टेट ऑफ MP, ये केस है आपका 1955 का। और ये है कि संविधान पूर्व की विधि, मतलब जब भारत का संविधान आपका लागू हुआ है, इस भारत का संविधान बना है, उससे पहले की कोई पुरानी विधि है जो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण कर रही है, तो उतना भाग छिप जाएगा। हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि वो भाग समाप्त नहीं होगा, ना तो डिलीट होगा ना रिपील होगा, बस छिप जाएगा। अर्थात फ्यूचर में, इन द फ्यूचर अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है तो वो फिर से प्रभावी हो सकता है, उतना भाग छिप जाता है, वो आपका कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। तीसरा दोस्तों है आपका जो वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इसका मतलब होता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत जो है ये आपका सीधा सीधा यही है कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है या भारत की विधि के अंतर्गत आता है, वो चाह कर भी अपनी इच्छा से अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता है। यह कहलाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी कि अधित्याग का सिद्धांत। इससे रिलेटेड जो आपका केस है वो है आपका बेहराम खुर्शीद। बेहराम खुर्शीद वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955। और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूएसए से आया है। यूएसए के अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर जो वहां का जो सिद्धांत है, अगर वहां का नागरिक चाहे तो वो अपने फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है, चाहे तो उसे अडॉप्ट कर ले, वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन इंडिया का फंडामेंटल राइट या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से यहां जस्ट एकदम विपरीत है। यहां आप चाह के भी अपने संविधान के मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो स्वेच्छया आपको, मतलब वो किसी भी तरह से आपको उन्हें अडॉप्ट करना ही करना होगा। तो यह है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है दोस्तों आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ
प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसका मतलब है भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो यह है भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत। भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत, ये पहली चीज इसके साथ यह है कि ये केवल संवैधानिक मामलों के लिए है, ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे ही लागू होता है, केवल संवैधानिक मामलों के लिए है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है भैया। और ये आया था आपका किस केस से, ये आया था आपका गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये इससे रिलेटेड केस जो है वो है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस से आया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो प्रभाव है वो केवल भविष्य में होगा, मतलब जैसे जिस दिन से प्रभाव दिया जा रहा है उसके भविष्य से होगा, पिछले सारे प्रभाव जो है वो रद्द माने जाएंगे। और एक इसका मतलब, इसके तात्पर्य ये होता है कि एक जो इलीगल लॉ होता है, सॉरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है, असंवैधानिक कानून होता है, वो स्थापना के समय से ही अमान्य माना जाता है। जिस दिन उसकी स्थापना होती है किसी भी कानून की जो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसी स्थापना के दिन से ही वो अमान्य माना जाएगा। ये कहलाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अगला आपका जो है नेक्स्ट वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी का है, आर्टिकल 50, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है। इससे रिलेटेड अगर केस की बात किया जाए तो वो केस है आपका रामजवाया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1955। इससे रिलेटेड केस है आपका रामजवाया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1955। तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में है, व्याप्त है। अगला आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, और ये सभी जानते हैं कि ये सिद्धांत कहां से आया है। इसकी उत्पत्ति हुई है भारत के संविधान में, भारत के संविधान या विधिक इतिहास में गठित की गई सबसे बड़ी बेंच का केस था केशवानंद भारती केस, जिसने इस वर्ष अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं, और इसमें 13 जजों की बेंच थी केशवानंद भारती केस में। तो ये आता है वहां से, केशवानंद भारती केस से, केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस के अनुसार मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, और इसके तहत कहा गया था कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो स्थायी है, अस्थायी नहीं है। मतलब संसद द्वारा विधि बनाकर किसी भी तरह से उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता या उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या मूलभूत ढांचा है वो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तनशील नहीं है। तो ये कहा जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और अगला आपका जो सिद्धांत आता है वो आता है थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, इसकी हिंदी है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। और ये इससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है दोस्तों आर्टिकल 245, आर्टिकल 245, 245, आर्टिकल 245 आपका है थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इससे रिलेटेड जो केस है आपका वो है एएच वाडिया वर्सेस टैक्स कमिश्नर 1948। एएच वाडिया वर्सेस टैक्स कमिश्नर 1948। और इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, मतलब कि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो कोई लॉ बनाया जाता है वो कहां तक लागू होगा? सिर्फ जो स्टेट की टेरिटरी है या राज्य की सीमा है वहीं तक लागू होगा, राज्य की सीमा के बाहर लागू नहीं होगा। ये आपका है आज का 7वां डॉक्ट्रिन, वो है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो
और इससे रिलेटेड यही है कि जो राज्य का कानून है वो केवल राज्य की सीमा में लागू होगा, राज्य के बाहर नहीं लागू होगा।